बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का बहुत स्वागत है। विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में एक नए विषय पर आज फिर से हम हाजिर हैं। आपको शुरुआत में आप बता दें कि संस्कृत में एक पंक्ति कही गई है जिसमें कहा गया है, आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्य सर्वार्थ साधनम। इसका अर्थ है कि निरोगी होना ही परम भाग्य है और जब निरोगी होंगे तभी सारे काम संपन्न होंगे। आज के समय में हम देख रहे हैं अपने आसपास के लोगों में निरोगी रहना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम हो गया है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। अब ये चुनौतीपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारा खान पान सही नहीं है। हमारे खान पान में जो पोषण तत्व होने चाहिए कहीं ना कहीं उसकी कमी अब हो रही है। तो ऐसे कौन से खाद्यान्न हैं जिसके सेवन करने से पोषण तत्वों की कमी पूरी हो सकती है? ऐसे कौन से खाद्यान्न हैं जिसकी खेती करने से और किसानों को भी इससे लाभ होगा? ऐसे कौन कौन से खाद्यान्न हैं जो हमारी थाली में अब होने चाहिए जो कहीं ना कहीं गायब होते जा रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब आज इस कार्यक्रम में हम ढूंढेंगे और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पोषण तत्व देने वाले खाद्यान्न हैं उनकी खेती कैसे की जाए, किसानों को उनसे लाभ कैसे होगा और हम उन खाद्यान्नों का इस्तेमाल करके कैसे अपने पोषण को सही तरीके से अपने पोषण को मजबूत कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को और भी बेहतर कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको उन सभी मेहमानों से मैं तारुफ करा देता हूं जो मेहमान इस विषय से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर रितु सिंह। मैम, आपका बहुत स्वागत है। आप साइंटिस्ट हैं होम साइंस केवी के उज्जवा से। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर समर्थलाल मीना जी हैं। आपका भी सर बहुत स्वागत है। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट ICAR से हैं। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राम आश्रय जी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट ICAR से। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस खास प्रोग्राम में और खास पैनल में। जिस तरीके से आज हमें चर्चा कर रहे हैं पोषण अनाजों को लेकर और इस विषय को लेकर, लेकिन इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हमारे भोजन में श्री अन्न पहले से ही मौजूद रहा है, लेकिन एक बार फिर श्री अन्न और इनसे बने खाने के सामानों की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है, जिस कारण श्री अन्न की बाजार मांग भी बढ़ी है। इस बात का फायदा किसानों को भी हो रहा है। किसान अब श्री अन्न की खेती कर रहे हैं। बता दें कि हमारे यहाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इसके अलावा ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। पोषक अनाज यानी मिलेट्स जलवायु प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलें होती हैं और इनकी खेती 131 देशों में की जाती हैं। पोषक अनाजों यानी श्री अन्न में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ्ट मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। कम पानी या कम उपजाऊ जमीन पर भी इनकी खेती आसानी से हो जाती है। श्री अन्न की ज़्यादातर फसलें खरीफ की हैं, जिनकी खेती बारिश के मौसम में की जाती है। खेती के साथ साथ आप इनके मूल्य संवर्धन करके भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर श्री अन्न से कई तरह के उत्पाद बना सकती हैं। जौ, बाजरा और रागी से बिस्किट, चिप्स और नमकीन बना सकते हैं। श्री अन्न से छोटे बच्चों के लिए भोजन भी बनाया जा सकता है। श्री अन्न में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां भी बनाई जा सकती हैं और इन रोटियों को करीब 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानीपुरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं, तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। सेहत के लिहाज से बात करें तो श्री अन्न हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हैं। महिलाओं में अक्सर आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड की कमी पाई जाती है। ऐसे में महिलाओं में इन कमियों को दूर करने के लिए श्री अन्न एक सस्ता और अच्छा साधन है।
इसके अलावा श्री अन्न में जिंक, विटामिन ए, डी, ई और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो रिपोर्ट के जरिए आपने देखने की कोशिश की कैसे पोषक अनाज हमें बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हमारे संतुलित आहार में पोषण तत्वों की कमी हो तो किस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं और कैसे आप अपनी थाली के अंदर अपने पोषणों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं चर्चा की। डॉक्टर रितु सिंह जी का मदद करूंगा। डॉक्टर रितु सिंह जी, हम अगर जानने की कोशिश करें श्री अन्न के बारे में, तो श्री अन्न क्या है और कैसे ये पोषणों को पूरा करते हैं? जी, श्री अन्न हमारे जो अनाज है, कदरने फसलें हैं, जैसे आपका ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो है, कुटकी है, सवा है, चीना है, कंगनी है, ये सब हमारे पोषक अनाज कहा जा रहा है। अगर हम बात करें 60 के दशक से पहले, तो उस समय पे ये हमारे भोजन में शामिल थे ये सब अनाज। पर धीरे धीरे जैसे हरित क्रांति आई तो गेहूं और चावल ने जगह ले ली हमारी थाली में और धीरे धीरे इनका हटना शुरू हो गया पोषक अनाजों का। और फिर अब जब दोबारा से देखा जा रहा है कि ये पोषक अनाज जिनको हम श्री अन्न कह रहे हैं, ये बाजरा, ज्वार, रागी, इनको हम श्री अन्न कह रहे हैं क्योंकि ये पोषणता से भरपूर है। तो धीरे धीरे इन्हीं को दोबारा से हमें अपनी थाली में शामिल करना होगा अगर हमें पोषण सुरक्षा चाहिए, क्योंकि ये अनाज आपके हमारे जो पोषक तत्व हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए चाहिए उनसे भरपूर है। बात करें आप कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। हमारे सूक्ष्म तत्व होते हैं पोषक तत्व, जैसे आपका आयरन यानी कि लोह, जिंक, ये सब हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व है, पर हमें शरीर के लिए बहुत चाहिए। अगर इनकी ना हो तो काफ़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है शरीर के लिए। तो ये सब अनाज जो हैं इन पोषक तत्वों से भरपूर हैं, तो इसीलिए इनका अगर हमारे भोजन में शामिल होगा तो हम अपनी पोषण सुरक्षा एक अपनी कर सकते हैं तय कि हाँ हमारी पोषण सुरक्षा हमारी सही है इन अनाजों को शामिल करने से। तो इसीलिए इसको श्री अन्न या पोषण अनाज कहा जा रहा है। जी, तो इसलिए इसको श्री अन्न और पोषण अनाज कहा जा रहा है क्योंकि ये तमाम पोषण तत्वों की भरपाई करते हैं हमारे शरीर में और कहीं ना कहीं इसके खाद्यान्न की जो खेती करने से भी कई किसानों को लाभ होगा। अब बात करते हैं इसकी खेती के बारे में। तो डॉक्टर समतलाल मीना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज भारत के अंदर मौजूदा समय में मोटे अनाज की खेती की क्या स्थिति है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। जैसे कि मैडम ने बताया था कि ये श्री जो अन्न है ये प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं जी, और उस समय हमारे पूरे विश्व में श्री अन्न का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग होता था। हमारे जो पूर्वज हैं वो उनकी खेती करते थे जी। लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो हमारा हरित क्रांति आया उसमें सिर्फ चावल और गेहूं को ज़्यादा अहमियत दी गई, जिससे क्या है कि हम कुछ लिमिटेड फसलों को ही उगाने लगे हैं। और इसका कारण ये हुआ कि हमें पॉपुलेशन को उसका पेट भरना होता है जी। लेकिन पेट तो हमारा भर गया, लेकिन बात यह है कि न्यूट्रिशन की बात जब करेंगे हम लोग तो हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। तो इसलिए श्री अन्न में जैसे कि मैडम ने बताया कि उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे मिनरल हैं, बहुत सारे मिनरल हैं जो कि गेहूं में नहीं मिलते हैं, और कुछ ऐसे हैं आपके विटामिन हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वो सिर्फ श्री अन्न में मिलते हैं। तो बहुत पहले हमारे यहाँ पे भारत में भी बहुत ज़्यादा श्री अन्न की खेती होती थी और आज भी होती है, दक्षिण भारत में आज भी होती है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं होती जो पहले होती थी। पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से एक्चुअली हम लोग शिफ्ट हो गए चावल और गेहूं के ऊपर। लेकिन अभी जैसा कि आपको पता होगा कि यूएनओ ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया था और इसका कारण उसका वजह ये थी कि हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, इनका क्या महत्व है हमारे भोजन में। तो मिलेट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अगर हम लोग अच्छा खाना खाएंगे, हमारा जो खाना है वो अच्छा पौष्टिक खाना होगा, तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होगा। और इसके साथ साथ क्या है कि हमारी जो ज़मीन है उसको भी मतलब उसकी मृदा का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो हमें ज़्यादा इनपुट देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो श्री अन्न में खास बात ये होती है कि उसमें क्या है कि हम इनपुट जो कि हम कहते हैं कि जैसे पानी है वो कम लगता है और आपका जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का सिस्टम है वो भी उसमें कम देने की आवश्यकता होती है। और ख़ास बात ये हो कि जो श्री अन्न जो होते हैं, मोटे अनाज जो होते हैं, इनमें काफ़ी हद तक रोगों से लड़ने की इसमें दक्षता होती है। और साथ ही साथ क्या है कि ड्राउट कंडीशन में यानी जब सूखा पड़ जाता है तभी भी ये अन्न अच्छी तरह से फल फूलते हैं और अच्छा आपकी पैदावार दे सकते हैं। तो भारत में अब हमारे किसान भाई इनकी तरफ रुझान करने लगे हैं और अभी काफ़ी मात्रा में किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं। और हमारे स्पेशली जो मध्य भारत है, दक्षिणी भारत है, पूर्वी भारत है और पश्चिम भारत है,
इनमें तो किसान भाई अब बिल्कुल हमसे पूछते भी हैं कि भाई कौन सी वैरायटी है, हम कब उगाएं, कब ये खेती की जाती है, कैसे खेती की जाती है, इसके बारे में पूरी हम शस्त्रक्रिया किसान भाई को बताते हैं। जी, डॉक्टर राम आश्रय जी का मैं करूँगा। डॉक्टर राम आश्रय जी, डॉक्टर मीना जी ने बताया कि इनपुट की बात यहाँ पर करते हैं कि आपको कैसे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर किसान खेती करना चाह रहे हैं तो उसकी जीरो से लेकर और फसल काटने तक, उसकी फसल के फ़ायदा लेने तक ऐसी कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए मोटे अनाज की खेती करते वक्त? प्रक्रिया के बारे में हम जानना चाहते हैं कि किस प्रक्रिया के तहत हमें खेती करनी चाहिए। आपका प्रश्न यहाँ पे आया कि क्या क्या इसमें प्रमुख चरण होते हैं। इन बिंदुओं को हम छुएं इससे पहले और कुछ बिंदुओं पे चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि श्री अन्न, हम इसको श्री अन्न क्यों कहते हैं? हमारे देश में किसी का नाम लेने से पहले उसमें अगर श्री लगाते हैं जी, तो आप अपने आप में कितना एक गुरुता या एक सम्मान लिए हुए हैं अपने आप में। ये श्री अन्न इसीलिए इसका नाम रखा गया था पुरातन समय से कि ये बहुत ही आदरणीय सम्मानीय अन्न है, गुणों से भरपूर है, गुणों से भरपूर है। और इसमें कि आपका रागी, मड़ुआ, कोंदो, सामा, ज्वार, बाजरा इत्यादि आते हैं। और हमारी एक साथी इन्होंने बताया कि ये पोषण से बिल्कुल भरपूर है, खासकर इसमें लौह अयस्क और कैल्शियम जो कि हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो इससे निर्मित होता है, इसलिए बहुत ही इनकी अहमियत है। और इसके अलावा हमारे मित्र ने एक इंगित किया कि इसके उगाने के कुछ ऐसे फायदे हैं कि जैसे कि पानी कम लगता है, बीमारियां कम आती हैं। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है ये पोषण सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा को भी साधता है, सुनिश्चित करता है। जब आपको कम पानी देना पड़ेगा, कम आपकी कीटनाशक और फफूंदी नाशकों का प्रयोग करना पड़ेगा, तो आपका पर्यावरण भी कम प्रदूषित होगा। कहने का तात्पर्य आपकी हवा, पानी और आपकी मृदा ये आपकी स्वस्थ रहेंगी। और आपके स्वास्थ्य का, सृष्टि के स्वास्थ्य का आधार ये आपका जल और वायु और आपकी हवा, मृदा, ये सारे ही इसके प्रमुख स्रोत हैं। तो इसलिए आपकी इसकी महत्ता को ये सारे कुछ इंगित करते हैं। अब आपकी बात पर आते हैं कि आपके इसके क्या क्या प्रमुख चरण हैं। खासकर हमारे मित्र यहाँ पे मीना जी बैठे हुए हैं, ये खासकर इसकी जो उगाने की पद्धति क्या होती है उस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन इसके साथ साथ, उगाने के साथ साथ इसमें इसकी तुड़ाई, गहाई, कैसे इसको काटें, कैसे इसके जो आप जब बीज निकल आते हैं उसका अन्न आ जाता है तो उसको कैसे ले जाएं, कैसे भंडारित करें, ये सारे कुछ ऐसे बिंदु होते हैं। खासकर जब हमारे गेहूं और धान जो अन्न है उससे ये बिल्कुल बहुत ही फ़र्क अन्न है। आपका ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, तो खासकर इसकी प्रोसेसिंग के लिए जब हम उसको कहते हैं इसका क्यों अधिक प्रसारण नहीं हो पा रहा है हमारे घरों में, या जो आधुनिक जो समय में हमारी जो आबादी है, बच्चे हैं या जो नए लोग हैं, युवा हैं, क्यों नहीं इसकी तरफ आकर्षित हो पा रहे हैं? उसकी वजह है क्योंकि इसका आटा बनाना, इसको सफाई करना, इसकी पिसाई करना हमारे दूसरे जैसे आपका धान है या गेहूं है या मक्का है उससे बिल्कुल फ़र्क है। इसकी मशीनरी बिल्कुल फ़र्क है, इसके लिए जो मशीनें चाहिए, क्योंकि पुराने समय में हमारी जो माँ बहनें वो बहुत दक्ष होती थी, उसको ओखली में डाल के इसकी भूसी निकाल के अलग करके उसको साफ करके इसकी रोटी बनाने में। लेकिन आजकल वो हमारी जो युवा पीढ़ी है इसमें दक्ष नहीं है, तो यहाँ पे ज़रूरत है इसका मशीनीकरण करने की। खासकर आपके जो भी ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, रागी, इसकी विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाई जाए। मैं आपके इस पॉइंट पर आऊंगा कि मशीनीकरण कैसे इसका उपयोग करके हम इसको और आसान कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर रितु सिंह का मैं रुकना चाहूँगा पहले। डॉक्टर रितु सिंह जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पर्यावरण की, तो हम देख रहे हैं कि इस समय कई राज्यों के अंदर हीट वेव को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को सावधान रहने की चेतावनी जारी की गई है और तरह तरह के उपयोग भी बताए गए हैं, तरह तरह के उपाय बताए गए हैं कि कैसे आप हीट वेव से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन जब बात हम मोटे अनाज की कर रहे हैं और उसमें कहा भी जा रहा है कि काफी सारे पोषण तत्व पाए जाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनको आप बताइए कि मोटे अनाजों में ऐसे कौन कौन से मोटे अनाज हैं कि उनका किस प्रकार से प्रयोग कर हीट वेव से भी बचा जा सकता है और अपने शरीर के तापमान को भी कम किया जा सकता है। जी, ये जैसे हमारे जो पोषक अनाज हैं, श्री अन्न हैं, इनको हम सालों भर इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग रूप में। जैसे गर्मी का मौसम है जी, तो हम ऐसे उत्पाद जिसकी जो शरीर को हमें ठंडक दे, हम जैसे गर्मियों में लस्सी वगैरह पीना पसंद करते हैं, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो जैसे आपका बाजरे का आटा है, रागी का आटा है, इनके आटे को हम उसमें मिला के एक
कहेंगे पेय पदार्थ बना सकते हैं, ड्रिंक बना सकते हैं, जो कि जिसका सेवन करने से एक तो हमारा शरीर पूरा पेट हमारा भरा भी रहेगा और हमें गर्मी से ही मुक्ति मिलेगी। तो इस तरीके के ये उत्पाद हैं। उसके अलावा आप इनका जो इस्तेमाल है बेकरी में भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है। आप क्योंकि जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा खपत होती है बेकरी उत्पादों की, तो आपका ब्रेड के रूप में, केक के रूप में, मफ़िन के रूप में ये भी इस्तेमाल इस समय किए जा सकते हैं। और अगर बात करें कि अगर आपको कुछ ऐसा कि हम गर्मियों में कोशिश करते हैं कि हल्का खाना खाएं ताकि हमें अच्छे से पच जाए, तो ये जो आपके हमारे जो श्री अन्न है इनमें एक तो रेशा बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो आपको जिसकी वजह से पाचन क्रिया आपकी लंबी होती है। तो अगर आपने सुबह भरपूर इसका एक चाट के रूप में या अंकुरित करके, क्योंकि इन अनाजों के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि इनको काफ़ी लंबे समय तक रखना मुश्किल हो जाता है, कड़वापन आ जाता है, क्योंकि इनमें कुछ पोषक विरोधी तत्व पाए जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए हमें कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, प्रसंस्करण प्रक्रियाएं, जैसे आपको उबालना हो गया यानी कि ब्लांचिंग हो गया, माल्टिंग हो गया, आपका अंकुरित करना हो गया, भुनना हो गया। इस तरीके से प्रक्रियाएं करके भी हम इनको सुरक्षित रख सकते हैं और खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना चाहे तो आप मल्टीग्रेन आटा, आप इनको थोड़ा थोड़ा अपने गेहूं के आटे में थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला लें, तो आप एक जो हम रोज़ रोटी खाते हैं तो वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके जैसे आपका पेट भी भरा रहेगा, गर्मियों में आपको जो दिक्कत आती है कुछ और खाने गर्मी लग जाती है, तो ये भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से कई उत्पाद आप ये बना सकते हैं गर्मियों में। यहाँ पे एक मैं और कुछ जोड़ना चाहूँगा। हमारे साथी ने अभी बताया कि इसकी क्या कुछ विशेषताएं होती हैं, खासकर अभी हीट वेव जो आपकी लू बहुत कहर बरपा रही है बहुत से राज्यों में, जो हमारे खासकर रागी होती है और जो ज्वार होता है, इसके आटे में पानी को धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, अधिक समय तक अपने में समाहित करके रखता है। तो अगर आप इससे बने हुए उत्पाद खाते हैं तो आपके शरीर में हाइड्रोलिसिस या जो आपका जैसे कहते हैं कि पानी की कमी हो गई, उसकी वजह से जो परेशानियां आने लगती हैं लू लगने की, और तो उससे कहीं न कहीं हम मुफीद रहते हैं, उससे बच पाते हैं। ये इस श्री अन्न कुछ ऐसे हैं जैसे कि मैंने नाम लिया है यहाँ पे, रागी और आपका ज्वार, इसमें खास ये वजह पाई जाती है। जी, डॉक्टर राम आश्रय ने भी इसमें एक पॉइंट जोड़ दिया है। तो अगर आप इस तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं या फिर आप बचना चाहते हैं कि भविष्य में कोई इस तरीके की समस्या आपको ना हो, तो इस तरीकों का इस्तेमाल कर आप मोटे अनाज का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा। डॉक्टर मीना जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से डॉक्टर आश्रय जी ने पहले कहा कि अगर हम चरणबद्ध की तरीके की बात करें कि किस तरीके से खेती करनी चाहिए, तो आपसे हम जानेंगे विस्तार रूप से। हमारे जो किसान भाई हमें देख रहे हैं उनको आप समझाइए कि किस तरीके से मोटे अनाज की खेती करनी चाहिए, क्या सावधानियां होनी चाहिए, क्या चुनौतियां आती हैं खेती करते वक्त। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अगर आप खेती अच्छी करेंगे तो आपका उत्पादन अच्छा होगा जी। तो खेती करने से कई स्टेप होते हैं, कई चरण होते हैं, कई ऐसी क्रिया होती है, उनको करना होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर खेती करते हैं किसी भी अनाज की या किसी फसल की, तो सबसे पहले उसका जो बीज होता है उसको लाना होता है। तो बीज का आप मतलब प्रबंध करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, और बीज की जो क्वालिटी है, बीज की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर बीज अच्छा होगा तो आपका पैदावार भी अच्छा होगा। तो बीज लाने के लिए आप चाहे तो भले ही IRA के हमारे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके एटिक सेंटर्स होते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और एक हमारा अलग से इंस्टीट्यूट खुला हुआ है श्री अन्न के ऊपर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जो कि हैदराबाद में स्थापित है। तो वहाँ से भी किसान भाई ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि हमारे जो राज्य के कृषि विश्वविद्यालय होते हैं, उनके KV के होते हैं, उनके भी यहाँ पे आप बीज की सप्लाई होती है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि NSC और स्टेट सीड कॉर्पोरेशन जो होते हैं, वहाँ से भी आप सीड ले सकते हैं। तो यानी कि सीड की जो प्रबंधन है आपको करना है, ऑथेंटिकेट जगह से करना है। अब बात आती है कि हमें खेती की तैयारी कैसे करनी है। जनरली जितने भी श्री अन्न जो होते हैं वो हम बोते हैं खरीफ में, जो उत्तरी भारत की बात कर रहा हूँ जी। तो उत्तरी भारत में क्या हमारे कई सीजन होते हैं, खरीफ, रबी, जायद होते हैं। तो उत्तरी भारत में हम लोग श्री अन्न की खेती करते हैं। जब हमारा मानसून आता है उस समय हम खेती इसकी शुरू कर देते हैं, बुआई। लेकिन जो बाकी हिस्सों में, बाकी देश के हिस्सों में आप बुआई रबी में भी कर सकते हो और जायद में भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है उसके लिए अनुकूल है। लेकिन जब बात करते हैं उत्तर भारत की, तो यहाँ का मौसम सिर्फ मानसून में ही आता है और मानसून में ही श्री अन्न की खेती आप करते हैं। तो पहली बारिश जब आ जाती है तो उस समय आप खेतों को तैयार रखें, और पहली बारिश आने के बाद ही आप इसकी बिजाई कर दें, इसकी मतलब रोपाई कर दें, या मतलब जैसे भी आपकी विधि हो। वैसे तो हम कहेंगे किसान भाइयों को कि पंक्ति में इसको बोए, तो उससे क्या निराई गुड़ाई में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत रहेगी। क्योंकि खरीफ में क्या होता है, बारिश खूब होती है, और उसके साथ साथ क्या होता है, जितने भी खरपतवार होते हैं वो खरीफ के मौसम में सारे उग जाते हैं।
तो वो खरपतवार हमारी फसलों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमें पंक्तियों में अगर हम बोएंगे तो आपकी जो खरपतवार की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। जैसे ही बुआई कर देंगे उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि बारिश होती रहेगी तो सिंचाई की आपको आवश्यकता पड़ती नहीं खरीफ में। तो लेकिन बाई चांस अगर आपको लगता है कि 15 से 20 दिन कोई अगर ड्राई स्पेल पड़ गया या ड्राउट आ गया या मतलब बारिश नहीं हुई तो आप पानी की व्यवस्था आप कर सकते हैं। और रही बात इसकी खरपतवार नियंत्रण की, खरपतवार नियंत्रण के लिए वैसे तो हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि आप हमेशा ही मैनुअल करें, यानी कि हैंड वीडिंग करें। लेकिन आजकल कई ऐसे खरपतवार नाशी आ गए हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन जो होता है वो है पेंडिमेथिलिन। उसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम बुआई कर देते हैं उससे पहले अंकुरण ना हो, बुआई करने के बाद और अंकुरण से पहले आप उसका छिड़काव करेंगे। उसकी जो मात्रा होती है वो करीब करीब 900 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम डालते हैं और 900 ग्राम मात्रा को हम लोग 600 से लेकर 700 लीटर पानी में मिला करके पूरे 1 हेक्टेयर के एरिया में उसको छिड़क देते हैं। और रही बात पोषक तत्वों की, पोषक तत्व एक्चुअली इनको ज़्यादा चाहिए नहीं, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी भूमि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो एक बार आप मृदा का परीक्षण जरूर करवा लें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कोई तत्व ज़्यादा मात्रा में है, कोई कम मात्रा में है, तो उसकी जांच अगर आप करवा लेंगे तो आपके लिए ये होगा कि आपको कितना नाइट्रोजन देना है, कितना फास्फोरस, कितना पोटेशियम या कितना अन्य प्रकार के जो पोषक तत्व है वो देने की आवश्यकता होती है। तो मृदा की जाँच कराना बहुत ज़रूरी है। और आजकल पता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनने लग गया है और पूरे भारत देश में इसकी पूरी जांच होती है मिट्टी की, और ये आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपको काम आएगा। और इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम होती है। जैसे मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की मात्रा इनको चाहिए सिर्फ 60 किलोग्राम जी, बाजरा ज्वार को छोड़ करके जी। बाजरा में थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, उसमें करीब 80 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको चाहिए। लेकिन अगर बात करें कुटकी की या रागी की जो फिंगर मिलेट है उनकी बात करते हैं तो उसमें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। और बाकी इसमें ज़्यादा रोग लगने की संभावना होती नहीं, फिर भी लेकिन आपको लगता है कि भाई रोग आ सकते हैं या कोई हानिकारक कीट आ सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बुआई से पहले हमें बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बीज उपचार के लिए 2 ही तरह के आपको वो रसायन लेने पड़ते हैं। एक तो ये आपका कार्बेंडिजम जिसको हम बाविस्टिन बोलते हैं, तो उसकी मात्रा होती है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप मिला लें तो ये उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर आपसे कोई रोग लगने की संभावना कम रहेगी। और दूसरी बात है कि अगर आपके खेत में कीटों की आवश्यकता, कीटों का प्रकोप होने की आशंका है तो आप इसमें इमिडाक्लोपिड नाम का एक रसायन आता है, कीटनाशी होता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसकी जो मात्रा होती है वो होती है 5 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप उसको मिला लीजिए। कई बार क्या होता है कि कई जगह दीमक बहुत ज़्यादा अटैक होता है, जैसे सैंडी सॉइल होती है वहाँ पे दीमक का प्रकोप ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे आप क्लोरोपायरिफॉस नामक का एक दवा आती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी जो मात्रा होती है 2 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से मिक्स कर ले। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो पैदावार है वो अच्छा होगा। जी, डॉक्टर मीना जी ने बहुत विस्तार तरीके से बताया कि कैसे अगर आप खेती करना चाह रहे हैं श्री अन्न की तो कौन कौन सी ऐसी तरीके हैं जिससे आप अपने फसल को अच्छी तरीके से देखभाल कर सकते हैं और अच्छी फसल भी आप ले सकते हैं, जिससे आपको मुनाफा भी हो सकता है। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तमाम सवालों के जवाब और भी लेंगे अपने खास पैनल से, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम विचार विमर्श देख रहे हैं आप। लगातार हम तमाम सवालों के जवाब अपने खास पैनल से ले रहे हैं। जिस तरीके से आज चर्चा कर रहे हैं श्री अन्न को लेकर, श्री अन्न के कैसे पोषण तत्व आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में तमाम जानकारी इस कार्यक्रम में हम अपने खास पैनल से ले रहे हैं। डॉक्टर रामाश्रय जी का मैं रुक करूँगा। डॉक्टर रामाश्रय जी, यहाँ तो बात हो गई कि अब आपको खेती कैसे करनी है, कैसे आपको फसल लगानी है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। लेकिन फसल लगाने के बाद जैसे कि आपने बताया कि मशीनीकरण की बात हम कर रहे थे, तो मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण करके कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं, किस तरीके की मशीनों का प्रयोग होता है, मशीनें खरीदी जा सकती हैं या रेंट आउट भी होती हैं कृषि विभाग के किसी जो संस्थान है उसके द्वारा? जैसे कि पहले ही मैंने यहाँ पे इशारा किया था कि इसका जो प्रचार प्रसार जिस गति से होना चाहिए हमारे समाज में जी, वो कहीं न कहीं बाधित है और उससे बाधा हमें एक
जो प्रमुख बिंदु है वो आपका मशीनीकरण है, क्योंकि इनकी जो प्रोसेसिंग है, दूसरे जो भी हमारे अन्न हैं, जैसे कि मैंने नाम लिया था, आपका धान हो गई, आपका गेहूं हो गई, या मक्का हो गई, इन सब से बिल्कुल फ़र्क है। और यहाँ पे जब हम इसकी गहाई कर लेते हैं, इसके जब बीज हमारे घरों में आ जाते हैं, और ख़ास बात आती है कि इसका आटा किस तरीके से बनाया जाए, इसकी दलिया किस तरीके से, इसका रवा किस तरीके से बनाया जाए, या आटे से इसके और उत्पाद जैसे बिस्किट्स है, या आपका जो रवा है, या दूसरी बेकरी प्रोडक्ट हैं, कुछ एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स हैं, या जो आपका नाश्ता स्नैक्स हैं, ये सारे कुछ कुरकुरे इत्यादि भांति के उत्पाद बनते हैं। तो उसके लिए आपको एक मूल रूप में आटा चाहिए। तो आटा बनाने से पहले उसमें चूंकि हमारे जो भी श्री अन्न होते हैं उनके ऊपर एक कवच ऐसा होता है जिसको हटाना बड़ा मुश्किल, जिसको हम भूसी बोलते हैं, और इसके लिए मशीनें आपको बहुत ज़रूरी हैं। और इसके मशीनीकरण में करने में कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं इसलिए भी आ रही हैं, जो आपका श्री अन्न होता है इसका आकार बहुत ही अपने आप में विविध रूप लिए हुए है। अगर आप ज्वार देखें तो उसका आकार कुछ है, बाजरा कुछ है, मड़ुआ कुछ है, कुटकी का कुछ है। तो कहीं न कहीं इसमें मशीनीकरण करने में भी कुछ कहीं न कहीं समस्याएं आ रही हैं। लेकिन फिर भी आज की तारीख में हमारे बहुत से ऐसे संस्थान हैं, जैसे आपका भोपाल में भारतीय अभियांत्रिकी संस्थान है, वहाँ पे उन्होंने इस तरीके की मशीनें विकसित की हैं। और हमारा एक पंजाब में भी सीफेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे उन्होंने कुछ मशीनें विकसित की हैं, खासकर ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से हमारे जो श्री अन्न हैं उनकी जो सफाई, और उसके बाद उसके आटा किस तरीके से बनाया जाए, उसकी ग्रेडिंग किस तरीके से की जाए, इस पर काफ़ी काम हुआ। तो हमारे जो भी भाई बहन एक छोटी इकाई लगाना चाहते हैं या इसका एक उद्यम शुरू करना चाहते हैं श्री अन्न के ऊपर आधारित, तो यहाँ आप उनकी एक अवलोकन कर सकते हैं, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। और कोई भी उद्यम शुरू करने से पहले आपको कहीं न कहीं विजिट करने या आपको एक अवलोकन करना, उसका एक ड्राफ्ट, एक मन में अपना एक स्वरूप बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए आपको प्रशिक्षण की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मशीनों के साथ साथ आपको प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि आप किस तरीके से ज्वार बाजरा इत्यादि से विभिन्न उत्पाद बना सकें, और ये बने हुए उत्पाद आपके जो भी ज्वार बाजरा की वैसी कीमत होती है, जैसे आप बाज़ार में सीधे गहाई के बाद ले जाते हैं, इसमें 10 से 20 गुना इजाफा हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए इसमें अपार संभावनाएं हैं, और विभिन्न उत्पाद बनाने के बहुत ही इसमें गुण छिपे हुए हैं, और इसकी संभावनाएं भी हैं। और ख़ासकर जो हमारे ग्रामीण लोग जो आजकल युवा रोज़गार की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, उसको सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, एक बहुत अच्छा विकल्प है श्री अन्न आधारित एक कुटीर उद्योग शुरू करने का। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात यहाँ पर कही है कि जो युवा रोज़गार के माध्यम भी ढूंढ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ श्री अन्न की मांग भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखा रही है। न केवल देश में, विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक अवसर युवा हमारे भाई जो हैं उठा सकते हैं। मैम के पास में आऊँगा। मैम, जिस तरीके से यहाँ पर सर ने बात करी, प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं और युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, अब बात अगर हम महिलाओं के योगदान की करें कृषि क्षेत्र में, तो वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि महिलाएं भी आज आगे आकर कई तरीके के स्टार्टअप भी कर रही हैं, मुनाफा भी कमा रही हैं, और कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र में नाम के अलावा कई महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बन रही हैं। तो महिलाओं का योगदान कैसे है इस मोटे अनाज की खेती के अंदर? क्या सिर्फ वो खेती कर रही हैं और प्रशिक्षण से भी जुड़ रही हैं? प्रशिक्षण करके कौन कौन से उत्पाद महिलाएं बना रही हैं? और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण की बात करें तो क्या स्थिति है? जी, जैसे महिलाएं हमारी खेती में तो शुरू से लगी रहती हैं, बिजाई से लेके आपके अंत तक। जब अनाज उनका घर में आ जाता है उसके बाद भी वो लगी रहती हैं, क्योंकि उसके बाद ही उनका कार्य मुख्य शुरू होता है कि उसको अनाज को अपने संभाल के कैसे रखना है, भंडारण कैसे करना है, और उसका प्रसंस्करण कैसे करना है, ताकि परिवार का स्वास्थ्य बना रहे। तो ये तो करती हैं, पर इसको एक उद्योग के रूप में भी अब महिलाएं जो हैं लेने लगी हैं। और इसके लिए जैसे नज़दीकी किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र है, या कृषि विश्वविद्यालय है, या कृषि अनुसंधान संस्थान है, वहाँ से उनको हम कहते हैं कि आप वहाँ से जानकारी, प्रशिक्षण ज़रूर लें। कोई भी आपने पोषक अनाज का, और उन पोषक अनाज को लें जो आपके क्षेत्र में उगते हैं, उगाए जाते हैं, क्योंकि आप दूसरा अनाज लेने जाएंगे जो आपके यहाँ उगता नहीं है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो उसी पोषक अनाज का चुनाव करें जो आपके क्षेत्र में होता है। तो उन्हीं से आधारित आप फिर प्रसंस्करण करें, क्योंकि अभी जो हमारे मंत्रालय भी जो है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, उनका भी एक चल रहा है कि
आपका एक जिला एक उत्पाद, तो उसमें क्या होता है कि जिस जिले में जो उत्पाद ज़्यादा जिसका उत्पादन हो रहा है उसके लिए उगाने से लेके प्रसंस्करण और बाज़ार तक की सुविधाएं दी जाती हैं जी। तो फिर ऐसे में उन सुविधाओं का वो लाभ उठा सकती हैं। फिर महिलाओं के साथ आती है कि अकेली महिला को आने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो महिलाएं समूह बना के या कृषक उत्पादक संगठन बना के भी आ सकती हैं, तो जिसमें उनको एक तो काम वो मिलके करेंगी, एक अकेली, क्योंकि महिलाओं को थोड़ा गांव में थोड़ा दिक्कत होती है कि हम अकेले कैसे करें, हम बाहर कैसे निकलें, तो ऐसे में वो अगर समूह में आ जाती हैं तो उनको काम करने में आसानी होती है, क्योंकि हर में एक कोई ना कोई गुण होता है, किसी में बनाने का गुण होता है, किसी को पैकिंग करने का गुण होता है, किसी को बाजार करने का गुण होता है। तो ऐसे में मिल के आप एक अपना उद्योग स्थापित कर सकती हैं महिलाएं। और इसमें एक और क्या, जैसे पूंजी की आवश्यकता होती है, तो आप पूंजी के लिए भी आप बैंक का समूह में जाएंगी तो बैंक से भी ऋण ले सकती हैं। बैंक में ऋण आप लेने जाएंगे, अकेले लेने जाएंगे तो आपको ब्याज ज़्यादा देना होगा, अगर आप समूह में लेने जाएंगे तो आपको ब्याज कम देना होगा, तो इससे आपको ये भी फ़ायदा होगा। फिर आपने सबने मिल के पैसा डाला है तो फिर एक के ऊपर भार नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैं कहूँगी समूह में अगर महिलाएं आएंगी, और आ भी रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे क्षेत्र में बाजरा का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है, और तो इसीलिए बाजरा उत्पाद से संबंधित हमने उत्पादों पे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अपने यहाँ आयोजित किए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मदद से, जिसमें हमारी 2 महिलाओं ने यूनिट खोले हैं। आपका एक ने बाजरा बिस्किट का खोला है, दूसरे ने आपका ज्वार और रागी बिस्किट का खोला है। तो ये इतने ज़्यादा और उन्होंने वो समूह में काम किया। एक महिला जो थी उन्होंने समूह बनाया था, हमने समूह बनवाया था उनका, तो समूह को बनाने से उनको जो हमारा नाबार्ड है उन्होंने उसको समूह को ऋण दिया आपको इकाई शुरू करने के लिए। तो वो बिस्किट बना के अब आपका हमारे सिर्फ दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में नहीं और राज्यों में भी भेज रही हैं, बेच रही हैं। तो इस तरीके से क्यों नहीं आप और महिलाएं भी आ सकती हैं। तो ये महिलाओं की वजह से हुआ कि ये सब काम वो कर पाई। तो आगे महिलाओं के लिए ये है कि आप साथ मिल के अगर आएंगी समूह में और प्रशिक्षण लेंगी तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल। डॉक्टर ऋतु जी, आपने बहुत बेहतरीन बात बताई कि ODOP के माध्यम से भी कहीं ना कहीं इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक बेहतर विकल्प भी है, क्योंकि जब किसानों को वो सारी चीज़ व्यवस्था कराई जाएंगी, उसको मार्केट तक पहुंचाने की उनको पूरी प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं किसान भी इसको लेकर आगे आएगा। साथ ही साथ आपने कहा कि इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्षेत्र में कौन सा मोटा अनाज उग सकता है। डॉक्टर मीना जी का मैं रुख करूँगा। डॉक्टर मीना जी, ये चीज़ भी बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि आपके क्षेत्र में कौन सा अन्न उगाया जा सकता है, तो इसकी पहचान किसान भाई कैसे करें, क्योंकि दक्षिण के भारत के किसान को क्या कैसे ध्यान रखना चाहिए, उत्तर के किसान, पूर्वोत्तर के किसान, क्या भारत के हर हिस्से में इस अन्न को उगाया जा सकता है? अगर उगाया जा सकता है तो हर जो क्षेत्र का जो मौसम है, क्लाइमेट है, या वहाँ की जो जलवायु परिवर्तन है, उसके हिसाब से कैसे किसान इस चीज़ को ध्यान में रखें? बिल्कुल, देखिए, जब फसलों का चुनाव करते हैं हम लोग तो क्लाइमेट इससे सबसे बड़ा फैक्टर होता है जी। जलवायु सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। और आपको पता है कि हमारा देश में 3 तरह का क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जी। तो श्री अन्न की जब बात करता हूँ तो कुछ श्री अन्न ऐसे हैं जो कि हर जगह उगाए जा सकते हैं जी, और कुछ श्री अन्न ऐसे होते हैं या कुछ मोटे अनाज ऐसे होते हैं उनको खास एरिया में उगाया जाता है जी। जैसे ट्रॉपिकल एरिया जो होता है ना, उसमें सारी तरह के आपको श्री अन्न उगाने की छूट मिलती है। सब ट्रॉपिकल में भी आप उगा सकते हैं, जैसे कि काफ़ी एरिया जो हमारे मध्य भारत का है वो सब ट्रॉपिकल में आता है जी। तो इस तरह के क्लाइमेट में आप श्री अन्न को उगा सकते हैं। और कुछ ऐसे श्री अन्न होते हैं जिनको हम टेम्परेट में उगा सकते हैं जी। लेकिन ज़्यादातर जो एरिया होता है जिसमें मेनली बाजरा है, ज्वार है, रागी है, इनका जो एरिया है वो मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत तक है। जैसे मैं बात करूँ रागी की, तो रागी स्पेशली कर्नाटका जो राज्य है वहाँ पे ज़्यादा होता है। बाजरा जो है वो राजस्थान है, आपका हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश का कुछ पोर्शन है, और मध्य प्रदेश में भी बोया जाता है, गुजरात में बोया जाता है, और हैदराबाद में भी, तेलंगाना में भी। तो बाजरे का तो बहुत बड़ा स्कोप है। और आपको पता ही होगा जब खरीफ का मौसम आता है तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो श्री अन्न है उनमें बाजरा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर एरिया में हम देखते हैं कि बाजरा पूरे ही एरिया में उगाया जाता है। उसके बाद आता है ज्वार का काम। ज्वार जो स्पेशली उगाया जाता है महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में और MP में, कुछ पोर्शन राजस्थान का भी है, साथ दक्षिण राजस्थान और गुजरात का भी कुछ पोर्शन है, और कुछ पोर्शन हमारा उत्तर प्रदेश का भी है। इनमें ज्वार की खेती बहुत अच्छी होती है क्योंकि फसलों की जलवायु इतनी सुटेबल होनी चाहिए कि उनकी जो जर्मिनेशन से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक डिफरेंट क्लाइमेट की कंडीशन चाहिए जी। कई बार क्या होता है ना कि जैसे बुआई के समय में कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, और जो फ्लोरिंग स्टेज होती है उसमें कितना चाहिए, वेजिटेटिव स्टेज जो होती है उसमें कितना चाहिए, जब हम इसकी कटाई करते हैं तो उस समय टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो
हर स्टेज में हर तरह का टेम्परेचर फसल को चाहिए। जी। लेकिन हम बात करते हैं श्री अन्न की अभी, तो श्री अन्न में यही है कि दक्षिणी भारत है उसमें सभी तरह के श्री अन्न उगाए जाते हैं, और जो मध्य भारत है उसमें भी सभी तरह के अन्न उगाए जाते हैं। तो अब ये खरीफ का जो मौसम आ रहा है, अभी जुलाई के महीने में बारिश होगी, तो किसान भाई अभी से जो बाजरा है स्पेशली जो दाने के लिए हम उगाते हैं उसको बोलते हैं हाइब्रिड बाजरा जी। तो अगर आपको सिर्फ दाने के लिए अगर बाजरा उगाना है तो उसमें आप हाइब्रिड का इस्तेमाल करेंगे। और हाइब्रिड का जो बीज है आपको हर साल लेना पड़ता है, लेना चाहिए। उसमें आपकी जो है ना क्वालिटी गुणवत्ता बनी रहती है, और आपके जो पौधे हैं वो बिल्कुल समान होंगे। लेकिन अगर उसी बीज को अगर अगले साल उगाएंगे तो आपका जो है ना बीज की जो क्वालिटी है, यानी कि जो कहते हैं ना एक होमोजेनिटी, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हमेशा दाने के लिए हमेशा हाइब्रिड का इस्तेमाल करें। और ये श्री अन्न न सिर्फ दाने के लिए नहीं, ये फॉडर के लिए भी होते हैं, यानी कि चारे की खेती भी करते हैं इनसे। तो बाजरा चारे के लिए भी करते हैं, ज्वार चारे के लिए भी करते हैं, और कुछ श्री अन्न ऐसे होते हैं उनको हम लोग चारे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनके दाने में भी पोषण होता है तो इनके चारे में पोषण होता है। तो हमारा जो लाइफ स्टॉक है, हमारा जो पशुधन है, उसको भी तो पोषण चाहिए, तो उसके लिए भी ये श्री अन्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इसका मिक्स करके चाहे वीट के भूसे के साथ दे सकते हो, चाहे और कोई हरी फॉडर हो सकती है, हरी घास हो सकती है, साथ में दे सकते हो। तो अगर हम लोग चारे के रूप में इनको उगाएंगे तो इसमें बीज की मात्रा को हम लोग बढ़ा देंगे, क्योंकि बीज की मात्रा बढ़ाएंगे तो उनका जो स्टेम होता है, तना जो होता है, वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो हरे चारे के रूप में भी काम ले सकते हैं, और उसके बाद जब कटाई हो जाएगी उसके बाद भी हम इसको मतलब सूखे चारे के रूप में भी आप काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप दाने के लिए खेती करेंगे थोड़ा अलग ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चारे के लिए करेंगे तो उसके लिए आपको अलग से खेती की अवधारणा है, सस्य क्रिया है, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाती हैं। बिल्कुल। तो इनमें सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी जो किस्मों का चुनाव होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस्में जो होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, क्योंकि दाने के लिए अलग किस्म होती है। किस्मों का चुनाव कैसे करें इस पर भी हम आएंगे और इससे आपसे विस्तार रूप से इसके बारे में जानेंगे। लेकिन डॉक्टर राम आश्रय जी का मैं रुक लूँ। डॉक्टर राम आश्रय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम इतने विस्तार रूप से जानकारियाँ पहुँचाने की कोशिश करते हैं, कृषि विभाग अपने स्तर पर इतने प्रयास कर रहा है ताकि मोटे अनाज की खेती को व्यापक रूप से किसानों तक पहुँचाया जा सके, उसके बारे में जागरूक भी किया जा सके। क्या आपको लगता है कि किसानों के अंदर कहीं ना कहीं एक संशय बना हुआ है कि जो पारंपरिक खेती चली आ रही है, जैसे गेहूँ चावल की जो खेती कर रहे हैं, अरहर की दाल की, दलहन की फसल की खेती कर रहे हैं, उसमें मुनाफा ज़्यादा है और मोटे अनाज की खेती में मुनाफा ज़्यादा है? अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और क्या मोटे अनाज की खेती से उतना मुनाफा नहीं कमाया जा सकता जितना दूसरी फसलों से कमा रहे हैं किसान? इसमें कोई शक और सुबह की कोई बात नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं सकी। जैसे कि आपके श्री अन्न हैं जी, जो उनका उत्पादन है और जो आज की स्थिति में जो उससे उनको कीमत मिल रही है, वो जैसे हमारी आपका धान है, आपका गेहूँ है या दूसरी फसलें हैं, उनके बराबर उनका आवक नहीं पहुंच पाती है। इसमें बिल्कुल ही कोई संदेह नहीं है, ये इसमें ये अंतर है। लेकिन अब जैसे कि निरंतर जागरूकता पहुंचाई जा रही है कि श्री अन्न दूसरे अन्नों से बहुत ही बेहतर होता है, इसकी गुणवत्ता आपकी पोषण सुरक्षा के लिए जी, जैसे खाद्य सुरक्षा तो हम पूरी कर चुके हैं, बिल्कुल। लेकिन पोषण सुरक्षा को अगर पर्यावरण सुरक्षा को अगर पूरा करना है तो हमें श्री अन्न को आगे लाना पड़ेगा। तो इसमें वैल्यू एडिशन इसमें जिसे कहते हैं मूल्य संवर्धन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम मूल्य संवर्धन कहीं न कहीं कर पाएँ, जो किसान भाई बहन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, और ये गुण उनमें कहीं न कहीं आ जाए कि हम इनका कहीं कहीं प्रसंस्करण कर लें और इसको हम जन जन तक पहुँचाएँ, तो उसमें उनका मुनाफा बढ़ सकता है। ऐसा ये प्रयास किया जा रहा है। और इसी अवधारणा पे जैसे आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, ये सारे कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और मेरा ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में जिस तरीके से प्रगति हो रही है, जैसे कि आपका श्री अन्न का उत्पादन आज की तारीख में तकरीबन लगभग 20 बिलियन टन के आसपास पहुंच गया है, जबकि ये आपका 5 साल में इसमें बहुत अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। करीब यूँ कहें कि आप 1.5 गुना लगभग इससे पहुंच गया। तो ये कहीं कहीं ये रफ्तार ये दिखाती है कहीं हमारे समाज में इसकी स्वीकार्यता पुनः बढ़ रही है। और इस स्वीकार्यता को और अगर व्यापक बनाना है तो हमारा एक सुझाव होगा, या जैसे कि सुझाव यूँ ना कहें कि इस पर अमल भी हो रहा है। श्री अन्न को अकेले ही नहीं, जैसे कि हमारे बच्चे हैं, नई पीढ़ी है,
उसको अगर हम ज्वार बाजरा की रोटी ऐसे ही देते हैं तो कहीं न कहीं वो मुंह बनाते हैं, उसमें उनकी जो एक रुचि है उतनी नहीं बनती है। तो उसके साथ दूसरे भी जिसमें उनकी पैलेटेबिलिटी स्वीकारता ज़्यादा है उसके साथ भी मिला के हम इसको दे सकते हैं। हमारे जैसे उत्पाद भी जैसे बन रहे हैं, बिस्किट्स है या आपका इसका दलिया है, रवा है या इसके स्नैक्स हैं, तो उसमें कहीं न कहीं हम कहीं इसको ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स कर रहे हैं, कहीं किसी सब्जी के साथ, गाजर के साथ, कहीं चुकंदर के साथ, इन सब का मिला के मिश्रण बना के इसके जो उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं उसमें आपका कहीं न कहीं आपका चॉकलेट का फ्लेवर डाल रहे हैं। तो इस सारे से इसकी व्यापकता और स्वीकार्यता बढ़ रही है और आने वाले दिनों में ये जो अंतर है इसकी खाई कहीं न कहीं पट जाएगी और ये देखने में मिलेगा कि गेहूं और धान की वनस्पति आपके श्री अन्न के उत्पादन से किसानों को ज़्यादा लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये बहुत देखने वाली बात होगी और बहुत प्रशंसनीय भी होगा कि इस तरह की कोई चीज़ें देखने को मिलती है आने समय में। किसान भाई ज़्यादा तौर पर, अगर प्रमुख तौर पर, व्यापक रूप पर अगर इस पर खेती करते हैं और उसका फ़ायदा ले पाते हैं तो बिल्कुल इस चीज़ पर नज़र हमारी बनी रहेगी। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर फिर से चर्चा को जारी रखेंगे, तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम विचार विमर्श में हम पोषण अनाज पर चर्चा कर रहे हैं, कैसे आप अपने अनाज के अंदर पोषण को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं और कैसे किसान भाई उन पोषण वाले अनाजों की खेती कर कर अपनी खेती किसानी में खुशहाली भरी जीवन को पा सकते हैं, अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। इस तमाम सवालों के जवाब अपने खास मेहमानों से ले रहे हैं। डॉक्टर रितु सिंह का मैं करूँगा। डॉक्टर रितु सिंह जी, अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे सर ने बताया कि अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट में हम वो देते हैं, लंच में देते हैं, तो क्या ये जानना चाहता हूँ मैं कि क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ किसान भाइयों की है कि मोटे अनाज की खेती करें? कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी आम इंसान की या आम लोगों की नहीं बनती कि हम भी उतने ही भागीदार हैं श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए और श्री अन्न के जो उत्पाद हैं उसका सेवन करने के लिए, और ये जिम्मेदारी हम किस तरीके से और निभा सकते हैं? बिल्कुल, हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक किसान तभी उगाएगा जब तक उसकी मांग उसको नहीं मिलेगी कि हाँ इसकी मांग है, तभी वो उगाएगा। तो मांग के लिए हम सारी जनता हैं, क्योंकि ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें अलग अलग रूप में। जैसे आजकल के अगर आप बात करें कि कुपोषण की समस्या अभी भी हमारे देश में है, बिल्कुल, और ये जो कुपोषण की समस्या है, अभी भी 52% हमारे जो बच्चे हैं कुपोषण से ग्रसित हैं। और इसके अलावा एक लोहे की कमी से बीमारी होती है अनीमिया। लगभग अभी 56% महिलाएं देश भर की अनीमिया से ग्रसित हैं। तो इन सब का विकल्प हमारे पास है, बस या हम अनजान होने की वजह से इसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे अच्छा विकल्प हमारा है हमारे भोजन में श्री अन्न का, पोषक अनाजों का शामिल करना, क्योंकि ये आपके इन पोषक तत्वों से भरपूर हैं। अगर हम बात करें अपनी हड्डियों की, तो उसके लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो रागी एक ऐसा अनाज है जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इतना कैल्शियम किसी भी अनाज में नहीं है। 344 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है, तो ऐसा किसी भी अनाज में नहीं अगर आप तुलना करें तो ये सब हमारे सामने हैं। और ये अनाज इनके भी है कि ग्लूटेन फ्री है, ग्लूटेन रहित है, क्योंकि कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, तो वो गेहूँ नहीं खा सकते, तो वो श्री अन्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात आती है कि इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर रामाशय सर ने बताया कि आप इसका इस्तेमाल आटे के रूप में, बेसिक रूप में भी कर सकते हैं। इसमें हम गेहूं का आटा सम्मिलित कर दें तो एक मल्टीग्रेन आटा बन सकता है, और उसी आटे से आप बेकरी उत्पाद, उसी आटे से आप हमारे जो हमारे दक्षिण भारतीय व्यंजन हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जो उत्तरी भारत के पारंपरिक उत्पाद हैं, लड्डू है, चकली है, आपका नमक पारे है, शक्कर पारे, इसका भी ये सब बना सकते हैं उन्हीं से।
तो अपना एक हमारा जो स्वाद है, हमारा स्वाद वो नहीं बदलेगा, बस हमें कि एक पोषण हम अपने लिए सुरक्षित करते जा रहे हैं। तो ये पोषण सुरक्षा हमारे इन अनाजों को इस तरह शामिल करने से होती है। ऐसे खाने में हम लोग इसको खिचड़ी के रूप में, दलिया के रूप में मिक्स करके ले सकते हैं, और इसी को फिर हम एक व्यवसाय के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसको व्यवसाय के रूप में ले लेंगे तो एक अच्छी आमदनी भी अर्जित हो जाएगी। तो अगर इस वजह से मांग बढ़ेगी तो हमारे किसान भी उसको उगाने के लिए प्रेरित होंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से मैं आपने बीमारियों का जिक्र किया कि इन बीमारियों से भी कहीं ना कहीं पोषण जो ये अनाज हैं, अगर इन अनाजों का सेवन करें तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है जी। हम देख रहे हैं कि हमारे आज भारत देश में कहीं ना कहीं शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। उनकी जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं इसकी वजह हमारा खान पान भी है। बिल्कुल। तो क्या मोटे अनाजों में से ऐसे कौन कौन से अनाज हैं जिसका सेवन करके इन बीमारियों से भी लड़ा जा सकता है? क्या शुगर से भी लड़ने के कारगर है श्री अन्न? बिल्कुल हैं। और ये श्री अन्न जो है आपका डायबिटीज़ के, खासकर अगर बात करें रागी की, ये बहुत रामबाण है डायबिटीज़ के लिए और शुगर की बीमारी के लिए। खासकर टाइप 2, 2 प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करने वाला होता है, उसमें इंसुलिन पे आपको निर्भर रहना पड़ता है जी। तो उसके लिए बहुत अच्छा तोड़ है। बाकी हमारे अनाज ज्वार है, बाजरा है, ये भी आपका डायबिटीज़ के लिए हैं। तो हमारे जो जितने भी श्री अन्न हैं सभी का अगर हमें इस्तेमाल मतलब थोड़ा जिस रूप में भी कर लिया तो हम डायबिटीज़ को दूर कर सकते हैं। यही नहीं, हम आपकी जो हृदय संबंधित बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, इनको कम करने में भी ये सहायक होते हैं श्री अन्न। तो आपका हृदय संबंधी समस्याएं, ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो भी दिक्कत। और आजकल आप देख रहे होंगे शहरी क्षेत्रों में एक डिप्रेशन की भी काफ़ी लोगों में आम चीज़ें सुनने को आ रही हैं जी। तो ये हमारे जो अनाज हैं इनमें आपका मैग्नीशियम होता है, जो कि डिप्रेशन को, माइग्रेन को दूर करने में भी सहायक होता है। तो इनका अगर हमें भोजन में शामिल हुआ तो हम इन समस्याओं से भी निपट सकते हैं। तो ये है। दूसरा फिर हमारा एक और समस्या आ रही है मोटापे की। कुपोषण, जैसे हमने बोला, तो कुपोषण हमारा अल्प पोषण भी होता है और ज़्यादा पोषण वो खाने से भी हो जाता है जी। तो मोटापे की समस्या हमारी उससे हो जाती है कि हमारा खान पान जो सही तरीके से नहीं है, जिसकी वजह से मोटापा आ जाता है। और तो इसमें आपका श्री अन्न, क्योंकि इनमें रेशा बहुत मात्रा में होता है, और रेशा जैसे बताया कि पाचन क्रिया को लंबा कर देता है। तो उसको लंबा करने से आपको एक जो डायबिटीज़ की हम बात करते हैं, शुगर का प्रभाव धीरे धीरे होता है हमारे खून में, और साथ जिससे वजह से हमारा मोटापा भी कम होगा और शुगर भी कम होगा। तो इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए श्री अन्न काफ़ी अच्छे हैं। और एक और चीज़ कि कैंसर विरोधी तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। जो कैंसर के तत्व होते हैं, रेडिकल्स, वो बनने नहीं देते श्री अन्न, तो ये कैंसर विरोधी भी हैं जी। डॉक्टर रितु सिंह जी की बातों को सुनने के बाद अगर आप फिर भी आप बाहर की चीज़ें खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सोचने पे आपको मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जिस खाने के अंदर इतने पोषण तत्व हों जो आपको कैंसर से बचा सकते हैं, डायबिटीज़ से बचा सकते हैं, आपको डिप्रेशन से बचा सकते हैं, आपको एनीमिया से बचा सकते हैं, आपको कुपोषण से बचा सकते हैं, आप उंगलियों पे गिन नहीं पाएंगे इतनी बीमारियों से आपको ये श्री अन्न बचा सकते हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे पास श्री अन्न मौजूद है, लेकिन हम उसका सेवन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय ज़रूर है। तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको कौन से भोजन का सेवन करना चाहिए अपने रोज़मर्रा के जीवन में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं डॉक्टर मीना जी का। डॉक्टर मीना जी, आप बता रहे थे कि किस्मों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर, तो किस्मों का चुनाव किसान भाई कैसे करें? बिल्कुल, देखिए है ना, किस्म बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि देखो श्री अन्न में ज्वार बाजरा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा रागी है, आपकी कुटकी है और चैना है, बहुत सारे ऐसे मतलब श्री अन्न है, सभी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो ज़्यादातर एरिया जो कवर अभी हो रहा है देश में, वो बाजरे से ज़्यादा कवर हो रहा है जी। तो बाजरा हो, चाहे ज्वार हो, चाहे फिंगर मिलेट हो, चाहे कोई और दूसरा श्री अन्न हो, इसमें क्या है कि किस्मों का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पूर्वज तो खैर ट्रेडिशनल जो हमारे जो लैंड रेसेस थी उनसे मतलब कमाई करते आए हैं। लेकिन आज की डेट में हमारे जितने भी ICAR के इंस्टीट्यूट हैं और हमारे जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, इन सब में इन श्री अन्न के बारे में बहुत जागरूकता आ गई है और काफ़ी वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। तो आज देश में बहुत सारी किस्में का इजाद हुआ है और किस्में डेवलप की हैं साइंटिस्ट ने, और बहुत ही अच्छी शानदार किस्में हैं जिनको आप उगाएंगे तो आपको जो पहले वाली लैंड रेसेज है उनसे कहीं डबल मात्रा में आपको उसमें उत्पादन मिल सकता है। तो जब बात करते हैं किस्मों की, तो मैंने पहले बोला था आपको कि एक तो होता है दाने के लिए किस्में होती हैं कि हमें सिर्फ और दाने के लिए उगानी है, तो उसके लिए किस्मों का चुनाव अलग होता है। जैसे मैं बात करूँ बाजरे की, अगर हमको सिर्फ दाने के लिए ही बाजरा उगाना है तो उसके लिए किस्में अलग होंगी और सारी किस्में जो होंगी वो सब हाइब्रिड होंगी।
हाइब्रिड में बहुत सारी किस्में हैं, 100 से सैकड़ों किस्में हैं, और बहुत सारी किस्में अपने एरिया के हिसाब से डेवलप की हैं, स्टेट के हिसाब से डेवलप की हैं। और जब बात करते हैं हम लोग इसके चारे की, क्योंकि देखो सिरियन ना सिर्फ दाने के लिए नहीं, चारे के लिए भी उगाते हैं, जिसमें ज्वार भी है, बाजरा भी है, रागी भी है जी। और भी सिरियन है। तो अगर हम बात करते हैं जब चारे की, तो उसकी वैरायटी किस्में अलग होती हैं। जब बात करते हैं बाजरे की, तो उसमें हम लोग ज़्यादातर कंपोजिट वैरायटी यूज करते हैं जी। चारे के लिए। कंपोजिट वैरायटी, कंपोजिट में भी सैकड़ों वैरायटियाँ आपको अवेलेबल हैं, और वो वैरायटी आप अपने स्टेट के हिसाब से, अपने राज्य के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। आप किसी भी केवीके में जाएंगे और उनके कहेंगे कि भाई मेरा डिस्ट्रिक्ट ये पड़ता है, और हर डिस्ट्रिक्ट में केवीके आजकल, तो वह जब केवीके में जाएंगे तो वहाँ का इंचार्ज आपको बताएगा कि अपने एरिया में ये वाली किस्में बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा इसका रेस्पॉन्स है, और इसकी जो पैदावार है वो दूसरी किस्मों के मुताबिक ज़्यादा है। तो केवीके से ही आप जाएंगे तो वो आपको सही मायने में आपको गाइड करेंगे कि आपके एरिया में कौन सी किस्म सबसे अच्छी चल रही है। तो ये तो बात रही किस्मों की जी। अब बात करते हैं कि इनका जो ड्यूरेशन होता है, जितने भी सिरियन होते हैं इनका ड्यूरेशन बहुत कम होता है जी। 2 से 2.5 महीने में पककर तैयार हो जाती हैं, कभी कभी 3 महीने लगाते हैं। तो जैसे ही आपका जुलाई का महीना जब आएगा तो आप बीज तैयार रखिए, और पहले ही जो मानसून की बारिश आएगी उसमें आप खेत को रेडी कर लीजिए, और रेडी करने के बाद आप इसमें बुआई करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, दूसरा बात करते हैं हम पोषण की। तो पोषण हम चाहे तो, क्योंकि सिर्फ सिरियन उगाएंगे तो उससे ज़्यादा बेटर ये होगा कि सिरियन के साथ साथ आप पल्सेस भी उगाएं, यानी कि जो लेग्यूम क्रॉप्स हैं, दाल वाली फसलें हैं, वो भी उगा सकते हैं। हम बाजरे के साथ में मूंग भी उगा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना इंटरक्रॉपिंग जी, सह फसली पर क्या आप अपना सकते हैं। तो उससे क्या है कि उसमें डबल फायदा होगा आपको। बिल्कुल। एक तो क्या है कि आपका जो सोइल का हेल्थ है, आपके जो मृदा का जो स्वास्थ्य है वो सुधरेगा। दूसरा क्या होगा कि आपको पोषण की भरपूर मात्रा में, आपको सीरियल्स जो आपके जो अन्न होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलती है, साथ साथ आपको जो पल्सेस होंगी यानी कि दलहनी फसलें होंगी उनमें आपको मिलेगी प्रोटीन। तो इन दोनों का मिश्रण अगर आप उगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल बनेगा आपके भरपूर पोषण का। तो मैं किसान भाइयों को ये सलाह दूंगा कि आप समय से बुआई करें, और हो सके तो मतलब आपकी जो सिरियन वाली फसलें हैं उनमें आप दलहनी फसलों का समावेश करें, जिससे क्या है कि आपको मृदा का स्वास्थ्य सुधरेगा और आपका जो पोषण वाला अन्न है वो आपको मिलेगा। जी। डॉक्टर राम आश्रय जी का मैं रुक करूँगा। डॉक्टर राम आश्रय जी, हम लगातार यहाँ पर चर्चा करते वक्त कई बार इस बिंदु पर भी आए कि पर्यावरण की बात करें, जलवायु की बात करें, तो अगर पर्यावरण और जलवायु के दृष्टिकोण से देखें तो श्री अन्न उगाने से पर्यावरण में क्या योगदान देते हैं, और दूसरी बात अगर हम करें किसानों की, तो किसान खेती और प्रकृति के सबसे करीब व्यक्ति वही होता है। प्रकृति के प्रति कहीं ना कहीं जितनी हमारी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं किसान भाइयों की भी जिम्मेदारी है। तो क्या श्री अन्न की खेती करने से प्रकृति को भी बचाने में कहीं ना कहीं योगदान साबित होता है? और बात करें जैसे चारे की यहाँ पर बात हुई है, तो श्री अन्न को उगाने से चारों का प्रबंधन भी हो जाता है, जो कि पशुपालकों को भी कहीं ना कहीं लाभदायक होता है। निश्चित तौर पर अगर इसको हम संक्षेप में कहें, क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं और श्री अन्न ये प्रकृति के पहरी हैं जी। ये प्रकृति का रखवाली करते हैं, प्रकृति की। और किस तरीके से रखवाली करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि उतार चढ़ाव से, मौसम में उतार चढ़ाव हो या आपकी मृदा के आचार विचार में या पानी की उपलब्धता में उतार चढ़ाव हो, उससे कम प्रभावित होती हैं। ये आपके लू गर्मी के भी थपेड़े सह लेती हैं, अगर आपकी लवणता भी बढ़ रही है मृदा में तो उसको भी सह लेती हैं। इसके साथ साथ अगर सूखा भी पड़ गया तो उसको भी सहने की क्षमता रखती हैं, कीड़े मकोड़ों से भी कम प्रभावित रखती हैं। कहने मतलब इसमें बफरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, आपके पर्यावरण को बचाने के लिए, आपके मृदा को स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, और ख़ासकर हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक करने के लिए। अगर जैसा कि मैंने अभी बताया था, इसमें जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। रागी या हम ज्वार की बात करें, अगर इस समय ज्वार या रागी का हम सेवन करते हैं तो अगर हमने 100 ग्राम भी इसका सेवन कर लिया किसी भी रूप में, चाहे रोटी के रूप में या इसके सत्तू रूप में या इसका जो हलवा के रूप में, तो कहीं न कहीं ये बहुत ही जल धारण करेगी और हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देगी, जबकि इस तरीके की लू चल रही है या गर्मी चल रही है। इसी तरीके से आपके जैसे स्वास्थ्य, मृदा का स्वास्थ्य है, उसको भी ये कहीं न कहीं संजो के रखती है। ये इससे आपके जो भी लवणता है उसको भी कम करती है, क्योंकि ये अवशोषित करती है और उसको अपने चारे के रूप में या अनाज के रूप में उसमें दानों में परिवर्तित करके वो आपके तक पहुंचाती है, जितने भी आपके वहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्व हों या आपके गौण पोषक तत्व हों, किसे माइक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो इस तरीके से ये पर्यावरण के पहरी हैं। और इस समय जो क्लाइमेट रेजिलेंस क्रॉप की बात चल रही है,
जो आपके पर्यावरण में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो उसमें ये सबसे अग्रणी फसलें हैं। अगर हमारे पर्यावरण में उतार चढ़ाव आएगा तो सबसे पहले पायदान में या पहली पंक्ति में हमारी रक्षा करने के लिए यही फसलें हैं जो खड़ी होंगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि आपकी पोषण सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा दोनों को सन्निहित करने में किसान और श्री अन्न अहम योगदान दे रहे हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल। और गौर करने वाली बात डॉक्टर साहब यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से आपने बताया कि अगर इनके खरपतवार का नियंत्रण ना करें तो भी ये फसल देती हैं, लवणता ज़्यादा होगी तो भी ये फसल देंगी, पानी की सही तरीके से सिंचाई की व्यवस्था ना हो तो भी ये अच्छी फसल देंगी, और अगर बात करें जो कीटनाशक है उसका प्रयोग ना करें तो भी ये फसल देंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है, अगर आपने जैसे शुरुआत में कहा कि इनके आगे श्री लगा हुआ है, तो ये गौर करने वाली बात है कि इतना कुछ ना होने के बावजूद भी ये फसलें हमें बहुत कुछ देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम वो चीज़ें लेने की कोशिश कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे, इसका भी विचार करने का यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है। डॉक्टर रितु सिंह जी का मैं रुकूंगा। डॉक्टर रितु सिंह जी, आखिरी में मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ कि इनके खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए ट्रेनिंग क्या दी जा रही है, और अगर ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, क्या उसके लिए कोई फीस दी जा रही है, और देश के कौन कौन से हिस्से में जहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जा सकती है? जी, सबसे पहले बताना चाहूँगी कि हमारे देश में अभी 731 कृषि विज्ञान केंद्र है हर ज़िले में। तो अगर उन ज़िलों में अगर ये श्री अन्न की खेती होती है तो वहाँ अवश्य आपको प्रसंस्करण की जानकारी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो कृषि विज्ञान केंद्र से अगर आप प्रशिक्षण लेते हैं तो उसमें कोई फीस नहीं होती, निःशुल्क होता है जी। फिर आप राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं। और इसके अलावा जैसे डॉक्टर मीना सर ने बताया कि हैदराबाद में हमारा मिलेट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि उगाई से लेके प्रसंस्करण तक, बाजार करने तक का वो ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो वहाँ जाके भी प्रशिक्षण लिया जा सकता है, और वो आपको बिल्कुल, आपको यही नहीं, वो प्रशिक्षण देने के बाद आपको अपने उद्यम लगाने के लिए आपको ऋण कहाँ से लेना है, आपका प्रोजेक्ट बनाने में भी मदद करते हैं, ताकि आप एक सही रूप से खड़े हो सके, सुचारू रूप से खड़े हो सके। तो आप इन जगहों से संपर्क करके, आप सबसे पहले तो मैं कहूँगी आप नज़दीकी, आपको बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपके नज़दीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ संपर्क करें प्रशिक्षण के लिए, इसके प्रसंस्करण के लिए। साथ ही साथ आप उगाने के लिए भी कर सकते हैं। आपको जैसे बीज की जानकारी चाहिए, जैसे सर ने बताया कि आप बीज के लिए भी बात कर सकते हैं, कैसे उसको उगाना है, कितना क्या डालना है, उसके लिए भी आप जानकारी ले सकते हैं वहाँ से। बिल्कुल। तो किसान भाइयों से डॉक्टर रितु सिंह जी ने जो तमाम जानकारियाँ साझा की है वो यही अपील करना चाहेंगे, और कि आप इन सभी जानकारियों का उचित इस्तेमाल कर खेती किसानी के क्षेत्र में अगर आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो बहुत सारी अपार संभावना है जिसका इस्तेमाल कर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आपकी आय में भी वृद्धि होगी, और खाद्य प्रसंस्करण कर भी मोटे अनाजों के कई उत्पाद बना के रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। कई तरह के स्टार्टअप भी चल रहे हैं जिसके जरिए न केवल पुरुष किसान जो है वो महिला किसान भी आगे आकर इस तरीके के उत्पाद बनाकर आज कहीं ना कहीं रोजगार भी दे रही हैं और आय भी कमा रही हैं। तो आज का जो विषय था हमारा, इस पर हमने विस्तार रूप से जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की है कि अगर आप खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और आप श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन सी किस्में हैं, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए खेती करने की। और इसके अलावा जो आम जनमानस है जो हमें देख रहे हैं, अगर आप मोटे अनाज का सेवन करते हैं तो ऐसी कितनी गंभीर बीमारियां हैं जिनसे आप बच सकते हैं, जिन बीमारियों से लड़ने के लिए आप तमाम पैसे खर्च करते हैं, दवाइयों पर थैला भर भर के आप दवाइयाँ खाते हैं, उन दवाइयों को खाने से बेहतर है कि आप श्री अन्न का सेवन करें और इन बीमारियों से आप बच सकते हैं और आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है कि इन जानकारियों से आपको उचित लाभ होगा। लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़े आपके कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है vichar-08@gmail.com। इसके साथ ही आज के विचार विमर्श में बस इतना ही। फिर से होंगे हाजिर एक नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक हम आपके साथ विदा लेते हैं और जाते जाते इन सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो खास समय निकाल कर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे। डॉक्टर रितु सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मीना जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आशीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया। इन सभी मेहमानों का शुक्रिया करते हैं और आज के कार्यक्रम में आपसे हम लेते हैं विदा। फिर होंगे हाजिर, तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। Your Royal Highness, कायमकुलम में सिर्फ